क्या होता है जब इंडिया में एक यंग लड़की को कैंसर होता है? तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज लिविंग माई ड्रीम लाइफ। डॉक्टर जो थी उन्होंने मुझे कहा कि इसकी तो लाइफ ख़राब हो गई है, इसको तो ओवेरियन कैंसर हो गया है, वो भी इतनी कम एज में, और अनमैरिड है, तो आगे चल के तो कंसीव भी नहीं कर सकती है। और तब तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है। साइकोलॉजिस्ट से भी बात करने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, और मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के बारे में भी सोच रही हूँ। और तो कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई नहीं है मेरे साथ। तो एक वो सपोर्ट सिस्टम मेरा हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, पर्सन आई एम इन लव विद इज़ विद मी, और मेरे फ्रेंड्स भी सारे मेरे साथ हैं। बट देन हमने बोला ठीक है, धीरे धीरे फेज है चला जाएगा, फेज है चला जाएगा। क्या होता है जब इंडिया में एक यंग लड़की को कैंसर होता है? कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हम बहुत घबराते हैं, और इंडिया में यूथ में लोगों को नहीं मालूम कि कैंसर का क्या करना चाहिए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी यंग लेडी हैं जिन्होंने एक बड़े यूनिक कैंसर को फेस किया जो यंग लेडीज में नहीं होता है, ओवेरियन कैंसर। और उसकी वजह से उनकी लाइफ काफी चेंज हुई, काफी चैलेंजेस आए। सो आई एम वेरी ग्लैड टू इंट्रोड्यूस दिव्या, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। थैंक यू सो मच दिव्या थैंक यू फॉर हैविंग टू मी। जॉइन अस। तो आपकी जर्नी में आपको काफी यंग एज में कैंसर हुआ, यू आर स्टिल वेरी यंग, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि इसको आपने कैसे डील किया, कैसे आप इस कैंसर से एक तो बाहर आई, वो कौन लोग थे आपकी जर्नी में जिन्होंने आपको हेल्प करी, वो कौन लोग थे जिन्होंने हेल्प नहीं करी, इसकी वजह से आपका करियर कैसे इम्पैक्ट हुआ। सो दिव्या एक बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब में थी, शी वाज एन एरोस्टेस। क्या उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी, क्या उस जॉब में वो काम कर सकी, ये सब हम जानेंगे दिव्या जी से। थैंक यू वेरी मच। तो सो लेट्स स्टार्ट विद, ये कैंसर कब हुआ, आपको कैसे पता लगा, ओके एंड हाउ डिड यू फील ओके when you got to know that you have cancer? ओके। सो आई जस्ट वांट टू से कि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया अपना करियर, दैट वाज 2014, एंड आई गॉट डायग्नोस्ड विद कैंसर जब मैं 24 इयर्स की थी। 2016 की बात है ये। तो आई वाज लिविंग माय ड्रीम लाइफ, जो भी आपको जो करना है आप सब चीज़ें कर रहे हो। जैसी जो जॉब आपको चाहिए थी वो मिल गई है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आई एम श्योर बहुत लोगों की ज़िंदगी ऐसे चलती है कि आपके ड्रीम्स एम्बिशंस होते हैं, वो सब आप अचीव कर लेते हो, तो आप वैसे ही क्लाउड नाइन पे होते हो। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एंड देन अचानक से क्या हुआ कि मुझे शार्प एब्डोमिनल पेन होता है। सो वो मैं उस टाइम बास्केटबॉल खेलती थी, सो जब मैं खेलती थी उसके बाद आने के बाद शाम में होता था, बट अदरवाइज नहीं होता था। लेकिन जंप करते हैं जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद ही होता था। सो कई बार मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व की कि ये हो रहा है बार बार ना, ऑन एंड ऑफ होता जा रहा है। सो उस टाइम पे आई वाज इन अ रिलेशनशिप, तो वो पर्सन से मैं फोन पे बात कर रही थी। आई टोल्ड हिम कि ऐसे हो रहा है बार बार ना, दर्द हो रहा है रोज। देन ही इंसिस्टेड कि तुम डॉक्टर को दिखा लो ना, अगर इतना हो रहा है बार बार तो ऐसे ही मैं चली गई कि ठीक है दिखा लेते हैं, अभी इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने दिखाया तो देन डॉक्टर ने कहा कि आपको सिस्ट है, जो कि दोनों ओवरीज में आपको। तो उन्होंने कहा सिस्ट का मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फीमेल्स में आजकल बहुत कॉमन है और उससे डील कर सकते। देन उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, कि आपको डर्मोइड सिस्ट है, जो कि बहुत रेयर होता है। एंड विद दैट उसके साथ एक कॉम्प्लिकेशन आता है, जिसमें कि क्या होता है ना कि ओवरीज में अगर डर्मोइड सिस्ट है तो आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है आगे चल के। मैं बता रही हूँ कि मैं यंग थी उस टाइम, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी जो सिस्ट है आपकी बहुत ज़्यादा साइज बड़ा नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज आपके पास 1 साल है, आप 1 साल में फैमिली प्लान कर लो। मतलब मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ, अचानक से डॉक्टर आके बोलेंगे कि अभी फैमिली प्लान कर लो, इसी साल आपको शादी करनी है, इसी साल आप बेबी प्लान कर लो। और इसके मैं बाद तो नहीं कर सकते आप? नहीं, मतलब आपके पास टाइम उतना ही है, बिकॉज़ सिस्ट का अगर साइज़ बढ़ेगा देन इट विल बी अ और प्रॉब्लम क्या अगेन एज थी आपके। आपकी उस टाइम, इफ यू आर ओके 24 टू? 24 आई वाज़ 24 उस टाइम पे। 24 की एज में उन्होंने बोला शादी करो, शादी बच्चे कर लो, करो बच्चा कर फटाफट? लो, और टाइम नहीं है, इस साल में करना ही है। तो आप सोचो ना, शादी इज़ नॉट समथिंग कि बस आप कर लिया हो गया, हाँ हाँ मतलब हाँ। ऑफ कोर्स तो फॉर्चुनेटली यू वर इन रिलेशनशिप, तो आपका। हाँ, उस टाइम पे। बट जब यंग होते हो उतना ज़्यादा उस टाइम नहीं बिल्कुल सोच रहे हो ना आप, बिल्कुल। रिलेशनशिप में भी हो बट आप शादी उस टाइम नहीं सोच रहे हो। मे बी 28 29 में जाके मुझे करनी होगी, या वो उस टाइम थॉट नहीं था श्योर। कि कब करना है ऐसा। सो नॉर्मल दैट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला फेज था ना, दैट वाज। तो वो चीज़ें चल रही थी, और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली कि आप जल्दी प्लान कर लो। वो चीज़ें मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि आई डोंट नो हाउ डू आई डील विद दिस, इतना मुश्किल होगा ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हम कुछ और टेस्ट करके देखना चाहते हैं एंड सी कि आपकी रिपोर्ट में क्या आ रहा है। तो उन्होंने सिटी स्कैन सजेस्ट किया मुझे।
उसके पहले एक टेस्ट होता है, ओवेरियन मार्कर टेस्ट होता है, जिसमें कि 35 यूनिट्स जो होती हैं, 0 टू 35 लिमिट होती है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वो मेरा ऑलरेडी 70 कुछ काउंट आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि वो काउंट बढ़ने की वजह से ओवेरियन कैंसर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम्म। ओवेरियन कैंसर हो सकता हम्म। है, प्रोबेबिलिटी। तो ये सिस्ट होता है जब इंसान को ना, तो उसकी वजह से भी कई बार आपको आपका जो CA-125 मार्कर टेस्ट है ओवेरियन कैंसर का, वो एलिवेटेड आता है थोड़ा। तो जब उन्होंने बोला कि हम कुछ सिटी स्कैन करके देखते हैं, तो जब उन्होंने सिटी स्कैन किया तो ये चीज़ मेरी बैंगलोर में हुई थी, क्योंकि मेरा बेस जो था बैंगलोर में था, और तब तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है अनयूजुअल बॉडी में। मैंने सोचा कि जब तक क्लियर नहीं होगा क्यों बताना है, क्यों परेशान करना है वैसा। तो मेरी जो रूममेट है जो कि मेरे साथ कैबिन क्रू ही है, तो वो और मैं हम दोनों स्टडी करके इंटरनेट के थ्रू जाते थे कि ये टेस्ट कैसे होगा, बिकॉज़ मैं हमेशा से वो बंदी रही हूँ जिसको कभी ड्रिप भी नहीं लगी है, और हुआ तो मुझे सीधे जाके कैंसर हो गया। तो मुझे समझ ही नहीं आता कैसे डील करना है। तो आप इंटरनेट पे तो काफ़ी चीज़ें पढ़ लेते हो, गूगल कर लेते हो। तो हमने वो चीज़ें स्टडी की कि सिटी स्कैन कैसे होगा, वो चीज़ें हुई। वो भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ थी, आपको एक कन्फाइन्ड स्पेस में डाल रहे हैं जिसमें कि आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि आप क्या चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो। फिर उसके बाद थोड़ा-सा रिपोर्ट्स में कुछ आने लगा, क्लियरली तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एमआरआई भी करना है, जो कि इन डेप्थ होगा, तो हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या है, देन वी विल फाइनली टेल यू क्या है। एमआरआई के लिए फिर अगेन स्टडी करके गए, फिर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आईवी के थ्रू कुछ इंजेक्ट करेंगे सॉल्यूशन आपकी बॉडी में, कि आपकी जो इमेजेस हैं वो ऑर्गन्स की, वो क्लियर आएँगी। सो अभी जब मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया है, तो वो मोमेंट ऐसा था ना, मैं आपको मतलब एक्चुअल सिचुएशन बता रही हूँ कि उस टाइम जब मैं उस चीज़ से गो थ्रू कर रही थी, तो मेरी थॉट प्रोसेस कैसी थी और क्या-क्या चीज़ें मुझे सोचने में आ रही थी। अच्छा, इस तो टाइम के आपके पेरेंट्स इंदौर में थे, इंदौर में थे, आप हाँ, बैंगलोर में थे, बैंगलोर में थी क्योंकि मैं बैंगलोर आपका जॉब कर बेस रही था, थी। हाँ जी, तो और अभी तक पेरेंट्स को नहीं पता नहीं पता है, बिल्कुल कि भी आपको नहीं क्या हो पता रहा है है। मुझे क्या हो रहा है, या मुझे कुछ हुआ भी है या कुछ भी, बिल्कुल रफ आइडिया भी नहीं होगा उनको। तो उसके बाद ऐसा होता है कि उन्होंने इंजेक्ट किया, फिर रिपोर्ट्स उस टाइम नहीं आई, 2 दिन बाद के लिए डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आएँगी एंड वी विल लेट यू नो। तो मैं फ्लाइट करके आती हूँ, आई स्टिल डू रिमेंबर कि मैं फ्लाइट करके आई हूँ, 9 ओ क्लॉक कुछ लैंड किया मैंने मॉर्निंग में, और डॉक्टर का अचानक से फ़ोन आता है कि दिव्या, आई नीड टू सी यू एट द अर्लीएस्ट। तभी मुझे लगा कि कुछ हो रहा कुछ है, तो कुछ प्रॉब्लम बॉडी है। में है, शायद कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज़ तब तक ऑलरेडी आप इतना रेस्टलेस होते हो ना, आप इंटरनेट तो इतना ज़्यादा देखते हो ना, रिपोर्ट में आप ऑफ कोर्स मेडिकली नहीं समझ पाते हो क्या चीज़ें लिखी है। स्टिल आप गूगल करते रहते हो सारी चीज़ें राइट। ना कि क्या है, तो एक थोड़ा-सा रफ आइडिया मुझे लग रहा था कि शायद कुछ कैंसर जैसा कुछ हो सकता है, बट आई वाज़न्ट श्योर जब तक डॉक्टर नहीं बोल देता। हम तो ये प्रे करते हैं कि भगवान ना करे ऐसी कोई चीज़ हो। तो आई वाज़ जस्ट प्रेइंग कि नहीं, नहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। इस बार मैं अकेले गई थी क्योंकि पॉसिबल नहीं था रूममेट को ले जाना। सो मैं गई और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि दिव्या, आपकी बॉडी में कुछ कैंसर जैसा फॉर्म हो रहा है, तो आपको एट द अर्लीएस्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, और अब आप डिसाइड करो कि आपको सर्जरी कहाँ करनी है, किन डॉक्टर से करवानी है। तो और आपको अगर पेरेंट्स आप बात करना चाहते हैं तो आप उनको लेके आइए, ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि मैं इंदौर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो आई वांट टू डू इट देयर। तो फिर जाके मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं और डॉक्टर ने कहा सर्जरी करना है। सो दे टोल्ड कि ठीक है, आप चले जाओ। इमीडिएटली उन्होंने रिलीज़ किया। फिर मैं चली गई और मैं घर पे बेल बजाती हूँ ऐसे, और मम्मी-पापा शॉक्ड हैं कि मैं क्यों आई हूँ? बिकॉज़ आप ऐसे नहीं आ जाते हो ना कभी भी उठ के। उनको अभी तक नहीं मालूम। उनको नहीं मालूम है। सो आई डिड नॉट टेल देम ओवर द फ़ोन, रीज़न बीइंग कि एज़ अ पेरेंट ना, आप ऐसी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फ़ोन पे नहीं बोल सकते हो, और उनके लिए कितना मुश्किल होगा वो चीज़ को सुनना, और वो डील नहीं कर पाएँगे उस चीज़ से उस टाइम पे। सो आई डिसाइडेड टू कीप इट टू माई सेल्फ, और मैंने और सोचा अभी कि तक मैं, आपने सिर्फ आपको और आपकी रूममेट को रूममेट मालूम को था, पता है कि ऐसा आपके कुछ हुआ है। बॉयफ्रेंड को? आई थिंक ऑफ कोर्स उसको पता होगा, हाँ। हम्म। हुँ। तो बस उतना हुआ, उसके बाद मैं आ गई घर पे और मम्मी-पापा को घंटी आई बजाई। घंटी बजाई। उसके बाद फिर मैंने उनको बैठ के समझाया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ कैंसर जैसा हो रहा है, तो आप, वो बोल रहे हैं कि टाइमली अगर हम ट्रीट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वो ब्रेव फ्रंट रख के गई थी, तो मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स दे वर शैटर्ड। जैसे उन्होंने सुना, वो खुद भी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि क्या बोल रही है, बट उन्होंने भी वो ब्रेव फ्रंट रखा, और उन्होंने मुझे वो फील नहीं होने दिया कि वो खुद कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं अपना। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पेरेंट के लिए एक बच्चे को वो सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं देखने का, आई मीन बहुत ही मुश्किल होगा, आई एम श्योर, पेरेंट्स के लिए। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उनको कहा कि कुछ डॉक्टर्स मैंने पता किए हैं ऑलरेडी इंदौर में, तो हम उनको जाके विजिट करके देखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम मम्मी-पापा और हम लोग चले गए हॉस्पिटल, दिखा लिया डॉक्टर को।
उसके बाद क्या होता है कि एक फीमेल डॉक्टर को मैंने दिखाया था, ये सोच के कि एक फीमेल है तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे और मतलब मैं डील नहीं कर पा रही थी उस चीज़ से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एम आई गोइंग टू डाई सून, या कुछ ऐसा है कि क्या मेरे रिलेशनशिप सब खराब हो जाएंगे, या मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरी लाइफ वापस बैक टू नॉर्मल आएगी या नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी ऐसे थॉट्स थे जो कि उस दौरान मुझे आ रहे हाँ, बहुत थे यंग एज, मतलब बहुत। हाँ। 24 इज वेरी यंग। हम्म, तो वो सब चीज़ें हो रही थी, और फिर जो फीमेल डॉक्टर थी उन्होंने बहुत ही एक बुरी सी चीज़ मैं कहूँगी मुझे बोल दी। मतलब आप सोचिए, मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई थी माइंड मेकअप करके कि कुछ नहीं है, टाइम पे ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा, बिकॉज़ उनको भी आइडिया नहीं है कैंसर क्या होता है या उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसा ट्रीटमेंट है, या बस कैंसर मतलब हमें हमेशा ना कैंसर एक डेथ सेंटेंस की तरह सुनाई देता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो टोटली एग्री। तो हम वो इतना मुश्किल था उनके लिए भी एक्सेप्ट करना, मेरे लिए भी बिल्कुल। एक्सेप्ट करना, और तो डॉक्टर डॉक्टर्स तो आई थॉट अच्छी तरह बात करते होंगे ना? कैंसर आई पेशेंट थिंक से स्पेशली? आई थिंक मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। बट अच्छा। क्या हुआ कि ये डॉक्टर जो थी उन्होंने मुझे कहा कि इसकी तो लाइफ खराब हो गई है, इसको तो ओवेरियन कैंसर हो गया है, वो भी इतनी कम एज में, और अनमैरिड है, तो आगे चल के तो कंसीव भी नहीं कर सकती है, तो पूरी जिंदगी खराब हो गई है। सो इमेजिन कि मैं एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आया मैं नेक्स्ट क्या बोलूँ इनको, कि आप समझ ही नहीं रहे हो कि मैं क्या चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ। राइट, बीइंग अ राइट। डॉक्टर आप अगर ऐसी चीज़ एक पेशेंट को बोलते हो, मतलब खुद में भी वो लगता नहीं है, बोलने से पहले आप सोच नहीं सकते कि मैं बीइंग अ डॉक्टर कैसे किसी पेशेंट को ऐसा, आपके पास राइट। मैं उम्मीद लेके आ रही हूँ कि आप मुझे ठीक कर देंगे, एंड आपसे ही मुझे अगर ये चीज़ सुनने मिलती है तो मतलब वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो चीज़ को एक्सेप्ट। ऑफ कोर्स वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो हिट कर रही है ना, वो आई विल कीप थिंकिंग अबाउट इट कि शायद मेरी लाइफ खत्म हो गई है, खराब हो गई है, और यू नो हाँ, आप तो नेगेटिव फील कर ही रहे हो। ऑफ कोर्स। यू वांट द डॉक्टर टू रेज़ योर हाँ, स्पिरिट्स। हाँ, डॉक्टर को हाँ, चाहिए कि आपको एग्ज़ैक्टली। थोड़ी-सी थोड़ा-सा, हाँ, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दे दे और स्ट्रेंथ दे। लेकिन डॉक्टर ने भी मुझे वो चीज़ बोल दी, तो दैट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एंड फॉर माय पेरेंट्स आल्सो। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने डिसाइड किया कि ये डॉक्टर मतलब मैं नहीं करा सकती इनके साथ ट्रीटमेंट, तो हमने डिसाइड किया कि एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट थे वहाँ पे इंदौर में, उनसे बात करते हैं। देन तो फिर जो मेरे डॉक्टर थे उनसे मैंने मिला, एंड देन आई फेल्ट कि ओके ही इज़ नाइस। पहले मैं ये सोच के गई थी एंड ना, फीमेल है ये तो फीमेल नहीं थे, सेकंड डॉक्टर। ये सेकंड डॉक्टर मेल सो डॉक्टर लेडी थे। डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। ओके। नहीं हुआ, मैंने सोचा था होगा बट एक्चुअली नहीं हुआ। सो इस बार मैं मेल डॉक्टर के पास गई थी, सो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि दिव्या ये सिचुएशन है, और सर्जरी करेंगे हम जिसमें कि ओवेरियन कैंसर है, तो हमको आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकाल देंगे, जिसकी वजह से यू वोंट बी एबल टू कंसीव लेटर। बट एक चीज़ है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर हम आपका जो ओवम है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिससे कि एट अ लेटर स्टेज जब आप कंसीव करना चाहते हो तो आप हम उस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। वी वर लाइक कि ठीक है, बट फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली कि एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो ओवेरियन कैंसर है उसमें फ्लूइड है, जो कि फ्लूइड जो कैंसरस है, तो अगर हम वो प्रोसेस करते हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये डॉक्टर नहीं करेंगे, वो दूसरे डॉक्टर करेंगे। सो अगर वो फ्लूइड गलती से भी स्प्रेड हो गया, सो वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पूरी बॉडी में भी स्प्रेड हो जाए ना, सो राइट। सॉरी। सो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने कहा मैं बीइंग अ डॉक्टर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस ऑप्शन पे जाओ, बट स्टिल इफ यू फील कि आपको वो चीज़ करनी है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। दैट्स व्हेन कि पापा ने और मम्मी ने सेकंड थॉट भी नहीं दिया कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए भी वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं थी उस टाइम पे, बिकॉज़ आई वाज़ स्ट्रगलिंग टू लिव, वैसी वाली चीज़ हो गई थी कि मतलब मैं हर दिन लड़ रही हूँ अपने आप से हर चीज़ से। तो ऐसा था कि बेबी एंड ऑल इज़ ऑल सेकेंडरी, आप बहुत सारे दूसरे भी बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। हैं आप जिनके थ्रू प्लान कर सकते हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो। सिर्फ़ यही एक चीज़ नहीं है मुझे लगता है। सो हमने उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया, हमने बोला नहीं हमें ये नहीं करना है, हम लोग डायरेक्टली सर्जरी करते हैं। और सर्जरी के बाद जब सर्जरी हुई तो सर्जरी होने के बाद तब तक तो मैं ना बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बस पेन होता था मुझे ऑन एंड ऑफ, लेकिन ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आप मुझे देखेंगे उस टाइम तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कैंसर हुआ भी है, वैसा ओह! था, नॉर्मल था। सो लेकिन जब वो जो सर्जरी होके जब मैं आई ना, अब वो सर्जरी मेरी 8 टू 9 आवर्स चली थी, बिकॉज़ मेरे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे, जैसे कि हमारा
दोनों ओवरीज हो गई, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया या लिम्फ नोड्स हो गया, ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं। तो वो उसका पेन इतना ज़्यादा था, मतलब मुझे बैक टू बैक पेन किलर्स भी दिए जा रहे थे, तो भी वो असर नहीं कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। सो जब मुझे हॉस्पिटल से मतलब ओटी से इधर शिफ्ट किया रूम में, तो वो पहला दिन था जब मतलब मेरे आँसू ही नहीं रुक रहे थे। जब जैसे ही शिफ्ट किया और मेरे आँसू, मैं जब कॉन्शियस स्टेट में आई, जब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि आई डोंट नो लाइफ मेरी कैसी होगी अब पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और इन चीज़ों की वज़ह से शायद अ, शादी ना हो या मतलब रिलेशनशिप्स खराब हों या मैं मेरी खुद की लाइफ भी बैक टू नॉर्मल ना आए या बहुत सारी चीज़ें और ये थॉट्स आते हैं। सब इसलिए लग रहा है क्योंकि नाउ यू नो कि आप मदर नहीं बन सकते। मे बी हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्यों हो रहा था या वो जो कभी-कभी ऐसा होता है ना, आपको जो चीज़ें बोली जाती है ना, आप नहीं चाहते हो कि आप उसको कंज़्यूम करो, बट वो आपके दिमाग में अगर किसी ने एक बार फिट कर दिए हैं, तो वो कहीं न कहीं घूमती है। लेकिन वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी वो चीज़, मैं आई एम टेलिंग यू कि जब उन्होंने मुझे कहा कि आप कंसीव नहीं कर सकते वो चीज़, तो मैंने उस बारे में उतना सोचा ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, मैं लाइफ़ से लड़ रही थी उस टाइम, तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं थी। बट स्टिल बैक ऑफ माइंड कहीं न कहीं तो वो चीज़ें आपको अफ़ेक्ट कर ही रही थी कि शायद मेरी लाइफ़ चेंज होगी इसके बाद, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल थी और आई स्टार्टेड क्राइंग और मैं इतना ज़्यादा रो रही हूँ, इतना ज़्यादा रो रही हूँ कि मेरे आँसू रुक ही नहीं रहे हैं और वो मेरे स्टिचेज़ जो थे वो भी फ्रेश थे क्योंकि शिफ्ट ही किया था मुझे। श्योर। डॉक्टर को बुलाना पड़ा, मेरे मुझे डॉक्टर ने कहा था आप रोना नहीं है क्योंकि स्टिचेज़ हैं और स्ट्रेच होंगे, आपको नहीं रोना है और वो मेजर सर्जरी हुई थी। तो मेरे पेरेंट्स मुझे कंसोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे बट उनसे भी नहीं हुआ। जब वो उन्होंने मुझे देखा इतना रोते हुए दे आल्सो स्टार्टेड क्राइंग और दैट्स व्हेन जब हम तीनों ने पहली बार रोया होगा और हमने इतना रोया और फिर समहाउ हमने वापस दोबारा गैदर किया करेज कि ओके इट्स ओके, अभी हो गया है, देखेंगे आगे आगे जो भी होगा देखेंगे। उनके दिमाग में अपनी चीज़ें चल रही होंगी, मेरे दिमाग में अपनी अपनी एज के हिसाब से जैसा मैं सोच सकती थी शायद मैं उतना सोच रही होंगी। फिर वो चीज़ खत्म होती है और उसके बाद सर्जरी खत्म होने का पेन तो था ही बट इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बहुत सारी चीज़ें एक साथ में हो रही थी। तो फिर उसके बाद हम घर चले गए फिर एक 10 डेज़ आई थिंक 10 डेज़ बाद कुछ मेरे 10 टू 15 डेज़ बाद कुछ स्टिचेस कटे फिर उसके बाद और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। ओके। सो कीमोथेरेपी के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कीमोथेरेपी होती क्या है। सो उन्होंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की कि कीमोथेरेपी ऐसे होगी और फिज़िकल अपीयरेंस आपकी चेंज होने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका थोड़ा-सा आपको वीक कर देंगी बट आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा उस चीज़ों के लिए। तो वो मेरे जो डॉक्टर थे ना वो इतने सपोर्टिव थे और एक चीज़ उन्होंने हमेशा की है जो कि मुझे उस फ़ेज़ में रियलाइज़ नहीं हुई लेकिन बाद में रियलाइज़ हुई कि वो जब भी मुझे विज़िट के लिए आते थे रोज़ जब मॉर्निंग में हॉस्पिटल में, तो मुझे आके सीधे बस दिव्या यू आर वेरी ब्रेव, दिव्या यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो मुझे नहीं पता था कि वो क्यों बोल रहे हैं रोज़-रोज़, लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि वो उनकी बुरी बात मेरे दिमाग में रह गई, इनकी अच्छी बात मेरे दिमाग में रह गई और मतलब वो आई थिंक वो चलता गया और आज भी मैं अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि सच में तो किसी डॉक्टर का बोलना कि आपकी अपीयरेंस चेंज होने वाली है, हुँ, हुँ, कीमोथेरेपी होगी, हुँ, हुँ, यू विल लूज़ योर हेयर, हुँ, उससे फ़र्क पड़ा आपको? डर हुँ, लगा कि मैं कैसी लगूँगी? डेफ़िनेटली डर तो लगा, सबको लगता है और स्पेशली फीमेल्स को मुझे लगता है ज़्यादा लगता है बिकॉज़ लड़कियों के बाल हमेशा लंबे होते हैं या कभी ऐसे बंदों का ऐसा नहीं है कि उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आई एम श्योर उनके लिए भी होता है बट कभी मुंडन होता है तो मतलब दे गो थ्रू दैट तो उनको इतना ज़्यादा नहीं लगता है लेकिन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है कि कभी बाल इतने नहीं कटते हैं आपके और फिर अचानक से यू सी योरसेल्फ इन द मिरर और आप अपने आप को देख के नहीं पहचान पाते हो और आपको खुद को देख के लगता है आप अपने फ़ोन में ही देख लो, आप अपने पुराने पिक्चर्स देखते हो अचानक से एंड देन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर एंड देन यू फील मैं क्या हो गई हूँ, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ, ऐसा ना? तो वो चीज़ हो रही थी और बट आई वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड मैं कहूँगी कि मैं ऑलरेडी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हेडेड थी कि ठीक है, हो रहा है अभी मैं कैसे बेटर कर सकती हूँ इसको। सो मेरा फ़ोकस उस पे था उस टाइम। तो मैं इंटरनेट पे देखती रहती थी कि हाउ कैन आई फ़ील गुड अबाउट माई सेल्फ तो कुछ विग पहन के कुछ लोग रहते हैं, तो विग पहन के कर सकती हूँ मैं या कुछ स्कार्फ़ पहन के आप रह सकते हो या कुछ हैट लगा के रहते हैं। तो ऐसे-ऐसे तरीके कुछ मैं देखती रहती थी। तो हमने क्या किया कि जब मेरे बाल
डॉक्टर ने कहा कि आपके बाल इस कीमो के बाद जाने वाले हैं, फर्स्ट कीमो के बाद 15-20 डेज़ में। सो मैं पहले दिन से ना ऐसे जब जब डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि जाएँगे, तो मैं पहले दिन कीमो लगी, उसके बाद से ही ना जब सो के उठती थी तो ऐसे चेक करती थी, चले तो नहीं गए, चले तो नहीं गए। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वो ओवरनाइट नहीं जाते हैं, वो इट टेक्स टाइम और एक पूरे ऐसे नहीं चले जाएँगे, पैचेज़ में ऐसे चले जाते हैं। सो इट डज़न्ट लुक नाइस, इट डज़न्ट फील नाइस आल्सो। तो हमने किया कि एक काम करते हैं, शेव ऑफ करते हैं। मम्मी-पापा को मैंने बोला कि शेव ऑफ करने चले जाते हैं और हम विग खरीद लेंगे। तो मम्मी-पापा ने बोला कि ठीक है, तो फिर हम लोग विग लेने चले गए। उसके मम्मी ने क्या किया था कि कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई थी, 15 डेज़ हुए थे कुछ और मम्मी ने ना मिरर के सामने पूरा पेपर लगा दिया था और कि मैं अपने आप को देखूँगी नहीं तो दूसरे लोग भी रहते हैं ओह! घर में, लेकिन एक ही मिरर था, लेकिन उन्होंने मिरर पेपर लगा दिया और कि मैं देखूँगी नहीं अपने आप को तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो कुछ-कुछ कभी ना कुछ-कुछ इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती है ना जो आप एक पेशेंट के लिए करते हो ना उस टाइम तो आई डोंट नो आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड कि इतने अच्छे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं ना कि हम शायद हम कई बार किसी को जानते नहीं हैं लेकिन हम एक छोटी-सी चीज़ भी उनके लिए कर देते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो मेरे खुद के पेरेंट्स थे ऑफ कोर्स। तो उन्होंने वो चीज़ की और उसके बाद हम शेव ऑफ करवा के आ गए, सब चीज़ें थी। मैं विग भी पहनी 1-2 बार। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ ये, मतलब आई वाज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट तो ओह! मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं पहनूँगी। सो मैंने अच्छा-सा स्पेंड किया था उस पे कि नेचुरल वाली विग लूँगी मैं ऐसे करके, लेकिन लंबे बाल थे विग में? इतने थे इतने थे। तो मैंने सोचा मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था दिस इज़ नॉट मी, तो मैंने उसको पहनना छोड़ दिया। फिर मैंने स्कार्फ देखा, हिजाब जो बनाते हैं ना लोग, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं हिजाब बना के ट्राई करती हूँ पहनने के लिए। सो मेरी सिस्टर जो है वो ही मेरे साथ रहती थी उस टाइम पे, मम्मी-पापा और मेरी छोटी वाली एक सिस्टर है वो मेरे साथ रहती थी। तो वो हमेशा मैं ना कहीं मुझे क्योंकि मुझे मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी उस टाइम पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नज़र चुराती थी लोगों से क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे तो आई मीन अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती थी लोगों में आई टू आई देखने के लिए, बाहर निकलने के लिए बहुत सोचती थी मैं कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो अवॉइड ही करती थी मैं बेसिकली। वो मुझे जैसे हॉस्पिटल जाना है अभी कीमो लगवाने के लिए, तो वो मुझे रेडी करती थी कि अच्छा तेरे को आज ये पहनना है, अच्छा तू ये पहन ले आज, अच्छा मैचिंग स्कार्फ पहनाएगी मुझे। तो मतलब ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती है ना जो कि आप अपने अपनों के लिए कर सकते हो, जो उनको बेटर फ़ील करवाएँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करो, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें उस टाइम इतनी मायने रखती है ना। वो मेरे साथ बैठ के घंटों तक मुझे सिर्फ़ सुनती रहती थी। नॉट दैट कि वो मुझे कुछ इनपुट्स दे रही है अपने, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ़ बैठ के मुझे सुनती थी। तो मेरे जो थॉट्स थे मतलब आप जब बात करते हो ना, सामने वाले को सुनते हो तो वो पर्सन को इतना अच्छा लगता है कि कोई हमें सुन रहा है एटलीस्ट, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे मैं कैंसर से गो थ्रू किया है, आपने नहीं किया है, आपको नहीं पता है मैं कैसा फ़ील करती हूँ। तो आप ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप बैठ के आप जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हैं इतने ध्यान से, तो इट फील्स सो नाइस कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। डेफिनिटली थैंक यू सो मच। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आपको कोई इतने ध्यान से सुन रहा है या आपको कोई समझने की कोशिश भी कर रहा है कि आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे थे। तो वो चीज़ हुई, उसके बाद एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरे साथ हुआ था कि मैं ना घर में हमेशा घर के अंदर रहना प्रेफ़र करती थी और मैं अवॉइड करती थी बाहर जाना उस दौरान। तो मैं घर में ना स्कार्फ़ निकाल के बैठती थी, तो कैसा हुआ कि मुझे विंडो थी पीछे, मैं उसको ओपन करके रखना चाहती थी फ्रेश एयर के लिए। मम्मी को बोलती थी कि मम्मी बेडशीट बाहर लगा के रखना ताकि कोई देखे ना अंदर। हमारे घर के सामने वाली तरफ में एक कोचिंग क्लासेस थी, तो वहाँ बच्चे आते थे 10th 11th के कुछ, तो उन्होंने एक दिन देखा और मैं बैठी हुई थी और वो हवा से वो जो बेडशीट थी वो मूव हो गई और उन्होंने देखा कि कोई तो बैठा हुआ है। दे स्टार्टेड टीजिंग डूइंग दिस दे वर डूइंग दिस दे वर डूइंग दिस और मुझे तब हिट किया अचानक से कि कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है या कोई वो तंग करने की कोशिश कर रहा है ऐसे। तो मैंने उस टाइम तो टर्न नहीं हुआ और मैंने मम्मी पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड ना इतना अनस्टेबल था कि बहुत मुश्किल हो रहा था डील करने के लिए और मैं बहुत गुस्सा भी कर लेती थी उस टाइम पे क्योंकि खुद को ही समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डील करूं। तो मम्मी के ऊपर मैंने गुस्सा कर लिया कि मम्मी आपने जानबूझ के ऐसा किया है ना, वहां से वो आप चाहते हो वो लोग मुझे देखें और मतलब बहुत कुछ मैंने बोल दिया। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने शांति से सुन लिया एंड देन उस टाइम मैंने रोना स्टार्ट कर दिया।
उसके बाद मम्मी पापा पापा स्टार्टेड सेइंग कि मैं जाता हूँ बोलता हूँ कि मेरी बच्ची इतनी मुश्किल से गुजर रही है वो टाइम से, और क्यों बच्चे तंग कर रहे हैं ऐसे करके। सो इवन इस टाइम पे ना हम कभी-कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं, वो तो बच्चे थे, मैंने बोल दिया पापा इट्स ओके कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नहीं पता है, नहीं समझ है। लेकिन आई थिंक हमें थोड़ा-सा माइंडफुल रहना चाहिए ऐसी चीज़ों में कि हम किसी का मज़ाक ना उड़ाएँ, वो इंटेंशनल ना भी हो सकता है उनका, लेकिन वो मस्ती में किया, लेकिन कभी-कभी जो पर्सन उस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है ना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों से निकलने के लिए। तो वो एक बहुत ही कभी-कभी ऐसे-ऐसे दिन आए ना कि डील करना बहुत मुश्किल होता था। तो बट देन हमने बोला ठीक है, धीरे-धीरे फेज़ है चला राइट, जाएगा, फेज़ है चला राइट, जाएगा। राइट, राइट। सो few questions I have. यस प्लीज़। एक तो ये है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों की जो क्रेडिबिलिटी है या उनका जो पोजीशनिंग है, उसमें लड़की देखने में कैसी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ट्रू। डू यू एग्री कि लड़कियों का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डिपेंड्स अ लॉट ऑन कि वो देखने में कैसी हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनकी स्किन कैसी है, उनके कपड़े पे कैसे हैं, उनका व्हाटएवर। सो इसकी वजह से जब किसी को कैंसर होता है, अगर वो लड़की है वर्सेस लड़का है, तो डू यू थिंक लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल है बिकॉज दे विल लूज देयर हेयर एंड दे विल नॉट लुक गुड एंड इट विल इम्पैक्ट देम अ लॉट मोर वर्सेस अ बॉय? डू यू थिंक ज्यादा? आई फील सो कि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उन्होंने कभी अपने आप को ऐसा देखा भी नहीं होता है, आप इमेजिन भी नहीं करते हो अपने आप को। और आप भी मुझे क्योंकि हमने कभी नहीं देखा, आप अगर मुझे ऐसे देखेंगे आपने भी इमेजिन नहीं किया मुझे वैसे, लेकिन अचानक से ऐसी चीजें होती है तो आप बहुत सारी चीजों से डील कर रहे होते हो, इमोशनल, फिजिकल। नहीं, सोसाइटी तो जो भी आपको देख रही है, जैसे भी देख रही है, कोई किसी को फर्क पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा है, ट्रू। पर उस लड़की को खुद को, दिव्या को खुद को, तो शायद बहुत ही बहुत बुरा ज़्यादा लग रहा पड़ है। रहा है, डेफ़िनेटली पड़ रहा है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैंसर हो गया है, मैं ऐसे दिख रही हूँ। ये मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, और अगर आप सामने से मुझे और ज़्यादा करेंगे, तो अगर मैं थोड़ा भी कोशिश भी कर रही हूँ ना, आप मुझे बुरा ही फ़ील करवा देंगे। मुझे ऐसा लगेगा आई एम नॉट गुड इनफ, और मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, और मैं ऐसी हूँ, और मतलब सारे नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो वहीं से आते हैं। राइट, तो राइट, राइट। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन कि इस पूरी जर्नी में आपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया कि उसने कैसे हेल्प करी आपकी? या आई वुड डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ मेरा वो फेज़ बहुत अच्छा इसलिए रहा है क्योंकि मैं यंग थी। तो जब आप यंग होते हो ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत लोग होते हैं व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। तो जब मैं रिलेशनशिप में थी तो दिस पर्सन वाज़ विद मी थ्रू आउट द जर्नी। जब से मेरा मतलब मैं इंदौर आई और सारी चीज़ें हुई, ही स्टेड विद मी इन द हॉस्पिटल, फैमिली के साथ भी रहा है पूरे टाइम। वाओ, ओके। तो हर चीज़ की है जो एक फ्रेंड या कोई भी एक फ्रेंड करता है, हर चीज़ वो की है। तो कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि कोई नहीं है मेरे साथ। तो एक वो सपोर्ट सिस्टम मेरा हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, पर्सन आई एम इन लव विथ इज़ विद मी, और मेरे फ्रेंड्स भी सारे मेरे साथ हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ चीज़ खराब है, या ये पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है, या वो फ़ेज़ नहीं चल रहा था मेरा। टच वुड बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम, सब कुछ चीज़ें अच्छी थी। एक्सीलेंट, हुँ। एक्सीलेंट। तो इन दिस होल जर्नी अगेन, मुश्किल जर्नी है, आपको चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आई, और पेरेंट्स थे, सिस्टर्स थी, बॉयफ्रेंड थे, और फ्रेंड्स रहे होंगे, रिलेटिव्स रहे होंगे। ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, अपलिफ्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया, और ऐसे कौन से थे जिन्होंने आपको नेगेटिव फील कराया? ओके। व्हाटएवर यू कैन शेयर, जो कंफर्टेबली आप बता सकते हैं। नहीं, सपोर्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा आया, मतलब नेगेटिव तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि हमने एक्चुअली क्या किया था, वी डिसाइडेड कि हम किसी को भी नहीं बताएँगे, एज़ एन सिर्फ़ हमने इमीडिएट फैमिली जो भी मेरी जो है, मेरी सिस्टर्स हो गई और मेरे मम्मी-पापा, इन्हीं को पता था कि मुझे कैंसर हुआ है। हमने किसी भी रिलेटिव्स को बताया ही नहीं कि मुझे कैंसर हुआ है, बिकॉज़ नॉट बिकॉज़ कि वो कुछ नेगेटिव लेके आएँगे, इट्स बिकॉज़ कि हमें नहीं पता था हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, और अभी हम वो जो फैमिली में जो बातें होती है वो सब चीज़ें प्रोसेस करने का टाइम नहीं था, और मम्मी-पापा चाहते थे कि वो सिर्फ़ पूरा फ़ोकस मुझ पे आए अभी, ना कि किसी और की बातों पे आए। तो इसलिए हमने हम तक रखा, और तो नेगेटिविटी कहीं और से आने की जगह नहीं बची थी। और पॉज़िटिविटी की बात है तो पॉज़िटिविटी तो मुझे लगता है हर जगह से, स्टार्टिंग फ्रॉम माय डॉक्टर, जो मुझे सेकंड डॉक्टर जो मिले थे वहाँ से आ रही थी, हॉस्पिटल से आ रही थी। एक इसी बात पे मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगी आपसे कि जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो
पहली सर्जरी के बाद की बात है ये, और मैं आईसीयू में मुझे शिफ्ट किया है और 24 आवर्स के लिए मुझे ऑब्जर्वेशन पे ही रखना है। तो मेजर सर्जरी थी, बहुत पेन हो रहा था। और हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर आपको पता ही नहीं चलता दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, बिकॉज़ वो लोग एक घड़ी भी नहीं लगा के रखते। तो आप अ, और आप इतनी वैसी सिचुएशन में हो कि आप इतना डरे हुए हो खुद और तकलीफ में हो, तो आप चाहते हो कि आपके मम्मी-पापा आपके साथ हो ना, या आपका कोई तो घरवाला आपके साथ हो। तो ऐसा हो रहा था कि वो सिर्फ़ विज़िटिंग आवर्स थे, जिसमें कि 15 मिनट्स के लिए वो आपके पेरेंट्स को एक बार मिलने देते थे 24 आवर्स में। तो वो सिर्फ़ एक बार मिलने दिया, उसके बाद मुझे इतना लोनली, इतना फ़ील हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी बस आके बैठ जाएँ थोड़ी देर, या पापा बैठ जाएँ थोड़ी देर, तो मुझे अच्छा लगेगा। सो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मेरी मम्मी को बुला दीजिए या पापा को बुला दीजिए, लेकिन मैंने कहा कि ये विज़िटिंग आवर्स नहीं है, हम नहीं बुला सकते। आप रेस्ट करो। और वो आईसीयू में ऐसा होता है ना कि वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, बहुत सारे पेशेंट्स हैं आईसीयू में, तो और सब क्रिटिकल कंडीशन वाले हैं। तो आप में एक तो बॉडी में हिम्मत नहीं है, बस एक स्विच तक हाथ जाता है जिसमें कि आप एक बजा सकते हो बेल, जिससे कि वो आपका अटेंशन लेके आपको आ जाएँगे अटेंड करने, बट इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं होता है, तो बहुत लोनली फ़ील हो रहा है उस टाइम। उसके बाद क्या होता है कि एक नर्स थी जिन्होंने क्या किया कि मैंने उनको कहा, मैं मतलब रोने लगी कि प्लीज़ आप मम्मी को बुला दो, प्लीज़ मम्मी को बुला दो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और वो वहाँ का एक-एक घंटा भी ना इतना मुश्किल होता है, ऐसा लगता है पता नहीं साल हो गया है, वो कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है टाइम, सुबह ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि ओके, मैं आपके लिए गाना लगा देती हूँ। तो शी गेव मी हर मोबाइल, और आईसीयू है ये, हाँ, आईसीयू में तो आपको पता है कि सब लोग क्रिटिकल कंडीशन वाले बिल्कुल। हैं, तो कहाँ आपको, तो उन्होंने कुछ वो केरला से थी नर्स जो थी, और उन्होंने अपने फ़ोन में गाना लगाया और एकदम कम वॉल्यूम पे मेरे कान के पास। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अलाउड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन वहाँ पे, और लेकिन शी डिड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, वो ह्यूमैनिटी वाली चीज़ आती है ना, तो उन्होंने कान के पास वो गाना प्ले करके, और मेरे फ़ोन में यही गाने हैं, तो आप उन्होंने रख दिया मेरे पास, और वो गाना वो पूरी रात चलता रहा, वो अपना फ़ोन मेरे पास छोड़ के, और वो चली गई। और जब वो सुबह उनकी 8 ओ क्लॉक कुछ शिफ्ट खत्म होती है, तब वो जा रही थी, तब उन्होंने मुझे उठाया कि दिव्या, मैं घर जा रही हूँ, तो अब मुझे फ़ोन ले जाना पड़ेगा। तो इमेजिन कि एक स्ट्रेंजर है वो, और मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही है, और वो शी इज़ डूइंग दैट एक्स्ट्रा बिट फॉर मी। तो दैट वाज़ सो स्पेशल फॉर मी, और मैं सो गई पूरी रात शांति से। आई वाओ! मीन दैट वाज़ ब्यूटीफुल। आई डोंट नो आप समझ रहे हैं कि नहीं, बट इट वाज़ ब्यूटीफुल। बिल्कुल। कभी-कभी ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें आप किसी के लिए कर देते हो ना, इट मीन्स द वर्ल्ड टू द अदर पर्सन, सो वाओ! वाओ! दैट वाज़ सो ब्यूटीफुल। एक और चीज़ जो आपने बीच में बोली कि एक आपका फ़ियर ये था कि इसके बाद क्या मेरी ज़िंदगी नॉर्मल होगी? क्या मेरे रिलेशनशिप्स होंगे? क्या हुँ, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? हुँ, हुँ। एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप ठीक हो गए, उसके बाद नाउ यू आर फाइन, यू आर रिकवर्ड। सो आपको आज की डेट में उस चीज़ का फ़ियर होता है? मतलब इज़ योर बॉयफ्रेंड स्टिल विद यू? डिड यू हैव अनदर बॉयफ्रेंड? व्हाट इज़ हाउ डज़ दैट वर्क फॉर यू? मतलब ज़िंदगी में आपके लिए वो सोसाइटी में जो फ़ियर था वो सच निकला या नहीं? तो ऐसा है कि वो एक फ़ेज़ था जब मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब मैं वापस मैंने जॉब जॉइन किया 2017 मिड में मैंने जॉइन किया वापस, तो आई वाज़ स्ट्रगलिंग। एकदम से तो आप नहीं आ जाते हो ना। तो जब मैं वापस आई तो बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस कर रही थी। उसी दौरान यू नो जो जिस पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप में थी, तो वी सेपरेटेड, मतलब बिकॉज़ ऑफ जो भी रीज़न्स थे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट वो जो फ़ेज़ आया ना, वो ऐसा था कि मैं उसको ले नहीं पा रही थी, बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग कि ये पर्सन है ना अभी, तो ठीक है, आई विल डील विद एवरीथिंग, हो जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसा वाला मेरी थॉट प्रोसेस उस टाइम वैसी थी। तो लेकिन जब वो चीज़ चली गई, तो मुझे हिट किया कि आई थिंक मे बी आई एम नहीं, अगेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय सेल्फ कि आई थिंक आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी यू नो वो पता नहीं, मतलब आप यंग होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मतलब वही है, आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग थी। तो देन आई रियलाइज़ कि अभी डील तो करना पड़ेगा। आई वाज़ ट्राइंग माय बेस्ट कि चीज़ें ठीक हो जाए, बट डिड नॉट वर्क आउट। सो वो जो फ़ेज़ था, मैं बहुत डार्क फ़ेज़ में चली गई थी उस टाइम पे। देन मैंने थोड़ा साइकोलॉजिस्ट से भी बात करने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, और मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के बारे में भी सोच रही हूँ, और बहुत ऐसा अजीब हो रहा है चीज़ें। तो अभी कैसा था ना कि
मतलब मुझे खाना भी नहीं खाया जा रहा है, ऑलरेडी मैं रिकवरी स्टेज में आई भी नहीं हूँ, जस्ट वापस काम ज्वाइन किया है, तो वो भी एक डिफिकल्ट चीज़ें चल रही हैं। और घर से दूर हो आप तो, बट माई सिस्टर वॉज देयर विद मी उस टाइम पे, मम्मी ने उसको भेज के रखा था। तो वो लेकिन ये एक फेज होता है। आई डोंट वांट टू पुट दैट पर्सन इन अ बैड पिक्चर कि उसने ऐसा किया। मुझे तो इनफैक्ट आज ऐसा लगता है ना कि उसका सिर्फ उतना काम था कि मुझे कैंसर जर्नी से, मतलब उस आप देखेंगे अगर फर्स्ट चीज उसी ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं। सो मेरा टाइमली डायग्नोसिस उसकी वजह से हुआ। दैट्स व्हाट आई Sure. फील, दैट्स माय परसेप्शन टू इट। मैं कैंसर के टाइम पे ही वाज देयर विद मी थ्रू आउट, एंड देन मैं उस चीज से बाहर आ गई, देन ही लेफ्ट। आई थिंक उसका काम भगवान जी ने उसको इतना ही दिया था कि मुझे उस जर्नी से निकाल के बाहर ले आए, तो मुझे तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो Wow. so I feel that way. I mean, that's my perception to it. So I don't hold any grudges, or we are not in touch, but still I do, respect him as a human. So it's fine. So वो फेज से मैं निकल गई और सब चीजें ठीक हो गई। फिर मैं धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट करना, बट एक फेज था जब मेरा ये ब्रेकअप वाला जो फेज चल रहा था, दैट वाज वेरी टफ। उसमें एक चीज क्या होती थी, बिकॉज हम मेकअप करके आप कैबिन क्रू हो तो आप मेकअप करके जाते हो, रेडी होते हो। आई टू गेट रेडी, मैं मेकअप लगा रही हूँ और मैं रो रही हूँ, मतलब मेरे आंसू टपकते जा रहे हैं, टपकते जा रहे हैं। इट वाज लाइक एवरी डे हो रहा है वो चीज ना कि क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ खुद को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो चीज रोज 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 होती जा रही है। बट मेरा ऐसा था कि आई थिंक आई वाज वेरी प्रोफेशनल दैट वे कि मैं कैब से उतरती थी, नोबडी विल गेट टू नो कि मैं अपनी लाइफ में किस चीज से गो थ्रू कर रही हूँ। और मैं जैसे ही कैब में बैठती थी मेरे आंसू चालू, तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रहता था। और फ्लाइट में भी आप अगर ट्रैवल भी कर रहे रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा बैक स्टोरी क्या है मेरी या कुछ। सो दैट वे इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ इट, बट somehow I managed to, and I'm here. Wow, beautiful. So that point कि मैं अगर कंसीव नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो इसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप नहीं होगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं बना बाद में। Is नहीं that बना, right? या नहीं बना, बिकॉज आई थिंक मेरी थॉट प्रोसेस भी बहुत चेंज हो चुकी थी। मे बी इनिशियली आप सोचते हो, आप पढ़ते हो ना, बहुत सारी चीजें हम गूगल पे भी पढ़ लेते हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें आ जाती हैं कि ऐसा फील होता है, इसके बाद ऐसा फील होता है। तो वो चीजें मुझे लगा कि मैंने इंटरनेट से पढ़ ली तो शायद मेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड रह रही है। लेकिन अब मेरी सोच बहुत अलग है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ठीक है, इफ आई कांट कंसीव, आई कैन ऑलवेज अडॉप्ट। और मुझे कभी ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी में कि मुझे अडॉप्ट करना है, तो मैं कर सकती हूँ। और आई एम श्योर इतने बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि उनको पेरेंट्स मिलें। तो अगर आपको भगवान जी ने वो मौका दिया है तो ठीक है, आप अडॉप्ट कर लो ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको कंसीव करना ज़रूरी है। Right. सो दैट इज़ अगेन माय परसेप्शन टू इट, सबका अलग होता है। सो अगर कभी कोई सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में कोई बंदी है या कोई फीमेल्स हैं, तो आप उतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके मत सोचो, मत परेशान हो, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, आई फील सर। आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं क्या, मेरे रोने से वो चीज़ बदल जाएगी? वो चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो, उस पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस देके खुद का हेल्थ खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप उसको पॉज़िटिवली लेके और वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। और कैंसर का मुझे ऐसा लगा है कि कैंसर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो क्रूशियल अगर आप कोई चीज़ कहेंगे, तो वो है एक्सेप्टेंस। जिस दिन आप खुद एक्सेप्ट कर लोगे ना कि आपको कैंसर हुआ है, तो आई थिंक चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। बट हम डिनायल में रहते हैं, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस चीज़ को। मेरे को कैसे हो सकता है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। सो इवन फॉर मी इनिशियली, आई हैव नेवर स्मोक्ड, आई हैव नेवर ड्रैंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ टीटोटलर, मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी ये चीज़ें की नहीं है, तो मुझे क्यों, कहाँ से हो गया है? क्योंकि हम ये सब चीज़ें सुनते आते हैं कि, और मूवीज़ में भी देखते हैं कि एड्स दिखाते हैं इन स्टार्टिंग में, तो आप ये चीज़ें सोचते हो, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं, तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे, और आई थिंक दैट वर्क फॉर मी। और मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन आई ओन इट आल्सो सर नाउ। ऐसा हो गया है कि ठीक है, अभी मुझे किसी से डर नहीं है कि कल को मुझे कोई दूसरी तरफ से क्वेश्चन करेगा कि अरे वो तो कंसीव नहीं कर सकती। ठीक है, आई कांट डू इट, ठीक है, इट्स ओके। तो मुझे तुम बुरा नहीं फील करवा सकते उस चीज़ के लिए, वैसा हो जाता है ना। तो आई ओन इट, आई एम्ब्रेस इट, जो भी है। आई एम लाइक वेरी Right. हैप्पी एंड कंटेंट पर्सन, जो Right. कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ। So recover करने के बाद you came back हुँ, into the airline industry and you हुँ, started working again. यस, यस। दोबारा से आपने cabin crew का काम शुरू हुँ, किया, हुँ, और आपको because cabin crew का काम दोबारा मिला, हुँ, दोबारा आपने काम किया, do you think that helped you regain your confidence? आई थिंक सो, आई थिंक Yeah. सो। So इंदौर की लड़की, हुँ,
बैंगलोर में रहती है, हम्म, कैबिन क्रू है एक एयरलाइन की, कैंसर होता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हर तरह का फियर आपके पास आता है, मेरा रिलेशनशिप नहीं होगा, मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, मैं बुरी दिखूंगी, मेरे बाल गिर जाएंगे, और उसके बाद वापस आप ऊपर आते हो एंड रिलेशनशिप ब्रेक होता है, हम्म, जॉब में वापस आते हो, एंड आज की डेट में आप कुछ साल से अब वापस जॉब में हो, कैबिन क्रू हो, फ्लाई कर रहे हो, तो इट सीम्स कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, एंड फॉर योर एज, यू आर स्टिल वेरी यंग, फॉर योर एज आप बहुत मेच्योर बातें कर रहे हैं, यू नो कि मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ बट आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट द बॉय, बिकॉज शायद भगवान ने उसको इसीलिए भेजा था हम्म, कि मेरी सपोर्ट करे जब मेरे को कैंसर है, हम्म, और ब्रेकअप हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो फिर भी अच्छा लड़का है, जो भी है उसकी हम्म, जिंदगी है, चलने दो। तो इस लेवल की मेच्योरिटी, डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम चैलेंज एंड पेन एंड प्रॉब्लम जिसके थ्रू आप गुजरे? कभी कभी हम लाइफ में बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा पेन देखते हैं, ज्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं, ज्यादा तकलीफों के थ्रू जाते हैं, वो ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं और लाइफ के लिए उनके पास ज्यादा वैल्यू होती है। true. सो डू यू थिंक दैट इज अ केस विद यू, बिकॉज यू सीम वेरी मैच्योर फॉर योर एज, आप अपनी एज के लिए आप बहुत Thank मैच्योर बातें कर रहे हैं, मतलब मोस्ट लोग बोलेंगे कि उसने मेरे ब्रेकअप कर दिया, बुरा लड़का था, उसने मेरे को छोड़ दिया, you. बट आप अभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम्म, विच इज ग्रेट, एंड आई एम श्योर बहुत हम्म, अच्छा लड़का था, हम्म, है। हम्म। द क्वेश्चन इज कि इतनी मैच्योरिटी आप में शुरू से थी, या ये कैंसर के ट्रीटमेंट और चैलेंजेस ने आपको बनाया इतना मैच्योर? मुझे लगता है कि हाँ, ऑफ कोर्स आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, सो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। सो कैंसर भी एक ऐसी चीज थी जिसके पास मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मुझे फाइट करना ही था, तो आई फॉट विद इट अगेन। ब्रेकअप वाला जो फेज था वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, आई फॉट विद इट अगेन। फिर मैं वापस जॉब में आई, तो वो भी आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम गुड गुड इनफ फॉर दिस जॉब। ऐसा नहीं है कि um, मुझे नहीं चाहिए कि वो स्पेशल फेवर्स मुझे दें कि बट स्टिल दे डिड। कंपनी ने जो भी अपने एंड से बनता था उन्होंने मुझे बोला कि दिव्या, इफ यू आर नॉट एबल टू फ्लाई मच, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी थक रहे हो या ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्होंने वो सब चीज़ें बोली मुझे। तो मुझे आप जब इनिशियली दोबारा से अपना स्टार्ट लेते हो और हर छोटी चीज़ अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें बोल देता है कि एक सपोर्ट की तरह, तो आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आई थिंक वो मैच्योरिटी धीरे-धीरे वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट की। और कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं अपनी कंपनी में ही कहूँ, तो उन्होंने मेरा एक आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि मेरा ना एक आर्टिकल कंपनी ने लेके आया था एक मैगज़ीन में, इन फ्लाइट मैगज़ीन में, और उसमें उन्होंने मेरा बहुत इतना बड़ा-सा पिक्चर होगा पूरे पेज पे और पूरा आर्टिकल लिखा हुआ था। सो ये फर्स्ट मंथ था मेरा वापस रिजॉइन करने का, एंड देन दैट वाज़ अ रियली स्वीट इनिशिएटिव बाय देम कि उन्होंने वो चीज़ करने की वजह से, जब पैसेंजर्स मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो मैगज़ीन खोलते हैं एंड देन दे सी दैट, और फिर वो मुझे बोलते हैं कि अरे इज़ दिस यू? अरे इज़ दिस यू? तो आप सोचिए कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं देख रही हूँ इतने कैबिन क्रू सारे प्यारे से हैं, और मैं तो इतने छोटे से बाल लेके, कर्ली बाल हैं, और यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। सो उस टाइम ऐसा हो रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे। सो ये ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें थी जो कि पैसेंजर्स कभी-कभी करते थे, या कभी कोई टेक्स्ट डाल रहा है कि आई रेड योर आर्टिकल इन द मैगज़ीन, और वो मैं उस फ्लाइट पे नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने आर्टिकल कहीं से पढ़ के मैसेज किया। सो दैट वाज़ रियली काइंड ऑफ देम कि बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें कंपनी के एंड से भी आई, जो कि आई थिंक मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट करने में हेल्प किया। वापस मुझे, जब मैं, ऐसा था ना कि जब मैं अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रही थी, समबडी एल्स डिड इट ऑन मी, और वो उन्होंने मुझे रेज़ किया वाओ, ऊपर। तो वाओ, आई फेल्ट कि आई वाज़ ब्लेस्ड इन अ वे कि मुझे हर जगह से ना बस प्यार मिल रहा था वाओ, शायद। ब्यूटीफुल। एक और क्वेश्चन है व्हिच इज अगेन गोइंग बैक टू, जब आपको कैंसर हुआ है हुँ, और जब आपको वो सारे फियर्स आए, तो एक फियर ये था कि जब बाल गिर जाएंगे तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, हुँ, और वी टॉक्ड अबाउट दिस के इंडिया में या वर्ल्ड में भी शायद सोसाइटी में लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिसाइड करता है कि वो कैसी देखने में लगती हैं, और बहुत सारी लड़कियां, ऑलमोस्ट सारी ही लड़कियां इस फेज से निकलती हैं जब उनको लगता है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, फॉर वट एवर रीजन, हुँ, 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 राइट? सो डू यू थिंक फॉर कैंसर पेशेंट्स या इवन फॉर अदर गर्ल्स, हुँ, हुँ, अपने अपीयरेंस को इतना इंपॉर्टेंट बनाना लाइफ में उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, हुँ। राइट? सो डू यू एग्री विद दैट? या आई थिंक
ये अब वो हम आई थिंक कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू कह सकते हैं या आपके सोसाइटी के थ्रू। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, यू सी देम अब विदाउट फ़िल्टर किसी को देखते हो फिर आप बोलते हो कि अरे वो बंदा तो सेम नहीं दिखता है क्योंकि ये फ़िल्टर के साथ है। तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों से हम सराउंडेड हैं आजकल। तो हर किसी के मन में होता है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है। बट वो एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आज के टाइम में रियल होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बी अ गुड ह्यूमन आई थिंक अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो अगर आप जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को देख रहे हो मतलब मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा होता है आई एम श्योर आपके साथ भी अगर आपने कभी फील किया हो ये चीज़ कि इंसान बहुत सुंदर है अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अगर जैसे ही वो बोलता है और उसका बोलना अच्छा नहीं है तो वो पूरा डाउन हो जाता है यू डोंट राइट, फील राइट, नाइस यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन राइट। सो हमेशा आई थिंक हमें एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट्स व्हाट आई फेल्ट एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि मैं एक अच्छा इंसान रहूं और राइट, पॉजिटिव रहूं अपनी लाइफ राइट, में राइट। इनफैक्ट मेरी अपनी लाइफ की लर्निंग ये है कि जो भी अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है, वो एक ना एक दिन तो डिप्रेशन में जाएगा। क्योंकि एज के साथ हमारी अपीयरेंस तो चेंज होगी होगी, राइट? आपके बाल सफ़ेद होंगे, आपकी स्किन में ट्रू रिंकल्स आएँगे, आपको जो भी है हर हर तरह के इश्यूज़ आएँगे एंड जैसे आप एक यंगर एज में दिखते हैं, वैसे तो ओल्ड में एज में नहीं दिखेंगे, ट्रू राइट? सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देने के लिए, सबको डिसेंट लगना चाहिए। लेकिन ओवरली फोकस करना कि वही मेरी वही मेरा कॉन्फिडेंस का एक बूस्ट है, वो वो नहीं तो है हमेशा कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम दिलाएगा। वेरी ट्रू अगर सर कैंसर नहीं भी होगा तो आपको ओल्ड एज तो होगी होगी होगी, होगी उसको तो आप ट्रू अवॉइड ट्रू नहीं कर सकते ट्रू हो। सो आई थिंक फॉर पीपल लाइक यू इट इज ग्रेट कि आपने थ्रू योर एक्सपीरियंस ये चीजें सीखी। पर आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर ऑडियंस और इन आवर लाइव्स, इन आवर फैमिलीज, इन आवर सोसाइटी ऐसे हैं जो इन चीजों से अभी भी जकड़े हुए हैं, राइट? जिनको सुबह उठ के लगता है आज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, आज मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, आज किसी और के पास कुछ अच्छा है। तो वन ऑफ माय लर्निंग्स इज कि उन चीजों के ऊपर इतना फोकस नहीं करना ट्रू चाहिए। वेरी ट्रू सर बट फ्रॉम योर साइड एंड इट्स बीन ग्रेट स्पीकिंग टू यू, बट आपकी तरफ से व्हाट विल बी योर एडवाइस टू पीपल जिनको या तो अभी कैंसर का टेस्ट चल रहा है, उनको अभी भी मालूम नहीं है होगा कि नहीं होगा, सो दे आर वेरी वरिड, दे आर इन दैट फेज जहां आप थे एक टाइम पर जब आपके टेस्ट हो रहे थे, या जिनको कैंसर है पता लग चुका है एंड दे आर गोइंग थ्रू दोज फियर्स, जिनको वो फियर हैं जो आपको थे कि अब मेरी लुक्स खराब होंगी, अब मुझे रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, अब मुझे सोसाइटी नहीं, शायद मैं जिंदा ही ना रहूं। सो व्हाट इज योर एडवाइस? क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे? ऑल आई वांट टू से इज कि आपको स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है इस दौरान ये मुश्किल दौर होगा डेफिनेटली होगा बिकॉज मेरी भी लाइफ का बहुत बहुत ही मुश्किल दौर था वो आई एम श्योर वो डिफ़िकल्टी आएगी लेकिन आपको अगर आप हिम्मत से खड़े रहेंगे ना तो हम उस चीज़ को फाइट करके बाहर आ सकते हैं टाइमली ट्रीटमेंट करवाएंगे उस चीज़ का टाइमली आप अगर आप ठीक हो जाते हैं और आपको फॉलो अप करने की ज़रूरत है अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि इनिशियल 2 इयर्स में आपको 3 मंथ्स हर 3 मंथ्स में करना है तो मेक श्योर यू डू इट और ऐसा है कि हमें ईयरली हेल्थ चेकअप भी करवाना चाहिए जिससे कि अ, हमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाए जिससे कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो सकता है बिकॉज अगर हम नेग्लिजेंस में रहेंगे तो देर आर टाइम्स जब बहुत मुश्किल दौर एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल इट इज़ पॉसिबल बट इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट तो हम उस चीज़ों को वो चीज़ें हमें ना फेस करनी पड़े तो हमें वो करना चाहिए and at the same time you should not compare yourself with somebody else like मेरी जर्नी है ये अगर किसी और पर्सन को भी कैंसर हुआ है कर रहा है तो हम दो इंसान की भी जर्नी सेम नहीं होगी बिकॉज वो उनका हो सकता है अलग स्टेज पे डायग्नोस हुआ है मेरा अलग स्टेज पे डायग्नोस हुआ है हो सकता है मैंने ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन पहले भी फेस की हो सकता है उन्होंने नहीं की है तो हमें कुछ दो लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए एट द सेम टाइम मुझे कैंसर हुआ है आप हेल्दी हैं मैं आपकी लाइफ को देख के सोच रही हूँ कि अरे आपकी लाइफ तो कितनी सही है ये तो एंजॉय कर रहे हैं ऐसे तो हर इंसान का एक टाइम होता है जब आप शाइन करते हो मुझे लगता है सो इट्स ओके वो फेज है उस टाइम आप वो चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो आप भी उस चीज़ से निकल जाओ देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ उसको आप वो एनवी मत करो वो चीज़ को राइट, लेके या राइट, उस चीज़ को लेके फील मत करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है उनकी तो राइट, लाइफ इतनी अच्छी चल रही राइट, है सो यू राइट, शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ और टाइमली ट्रीटमेंट करवाने से और फैमिली के सपोर्ट से फ्रेंड्स के सपोर्ट से आई थिंक चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाती हैं बस हिम्मत बहुत ज़रूरी है राइट, राइट। बस ग्रेट, ग्रेट दिव्या, आपसे बात करके बहुत ही एक तो इंसाइट मिली फॉर कि क्या होता है जब एक यंग लड़की को कैंसर के थ्रू जाना पड़ता है, ऐसी बीमारी जिससे सब डरते हैं उसके थ्रू जाना पड़ता है। दूसरा,
it's great to see कि आप इस experience के बाद और positive हो गए हैं. हम्म, Even about the negative experiences of yes, life, yes. even about the breakup, even about the treatment, even about the pain. मतलब आपसे जब मैंने पूछा कि कौन पॉजिटिव थे आपकी लाइफ में, कौन नेगेटिव थे, तो आपने नेगेटिव किसी को भी नहीं बोला, हम्म, राइट? आपने बोला कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव थे और ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हम्म, हुआ, ये अच्छा हुआ. सो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपीरियंस ने आपको और मैच्योर बना दिया है, राइट? एंड yeah. आगे अब द रियलिटी इज कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होंगी. हम्म, होपफुली टचवुड आपको दोबारा कैंसर नहीं होगा, touch wood. लेकिन कोई प्रॉब्लम और आएगी. मतलब हम्म, लाइफ तो प्रॉब्लम से भरी हुई है, तो definitely, प्रॉब्लम्स तो आएंगी definitely. आएंगी. बट जिस तरह की मैच्योरिटी आपने डेवलप करी है, आई एम कॉन्फिडेंट कि अगली प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छी तरह हैंडल करेंगे. Thank you very much, sir. एंड यू विल बी अ रोल मॉडल टू मेनी मेनी गर्ल्स Kind of in our you to say country. that, sir. It's a very big thing. But I think I started, living my life one day at a time, और हर चीज़ को मैं enjoy करती हूँ और ऐसे जीती हूँ कि as if this is my last day. Because जब मैं death bed पे थी, death bed नहीं बोलना चाहिए उसको, but yeah, when I was going through that phase, तब I realized कि ओके मैंने ये सब चीज़ें, मैंने टाइम पे ऑफिस गए कि नहीं, ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. उस टाइम पे आपको लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, क्या मैंने अगर ट्रैवलिंग करनी थी मैंने ट्रैवलिंग की. सो उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने वो करना स्टार्ट किया है कि मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं हर वो चीज़ करती हूँ, या अगर मुझे किसी और इंसान के लिए कुछ चीज़ करनी है तो आई डोंट वेट कि ठीक है कल करूँगी, लेट्स डू इट टुडे, बिकॉज यू नेवर नो ना व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट. बिकॉज कैंसर भी ऐसे ही आया था मुझे, एक ओवरनाइट ऐसे अचानक से सुबह उठी और पता चल गया कैंसर है. सो आई थिंक वहाँ से वो एक्सपीरियंस से मुझे थोड़ा सा मैं लाइफ को ज़्यादा एन्जॉय करने लगी हूँ, और आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड Very ऑफ good, पर्सन. very तो good, very good. So एक और last question which I'm sure some of the audience will be very curious about. आप एक अच्छी good looking young girl हैं. What is the status? अब relationship तो खत्म हो गया, पर आज की डेट में क्या status? I don't know, I don't want to say it loud. ठीक है, I'm happy single, but like I'm not rushing into it. If something happens organically तो ठीक है मैं कर लूंगी, but I'm not looking for anyone. Basically ऐसा है, because मेरा तो ऑडियंस में से कोई इंटरेस्टेड हो जाए, आपको अप्रोच करना चाहे, तो आपको मैसेज करें कि ना करें? नहीं ना करें, ना it's करें. okay. या कर दें या मना कर देना? नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट Sure. मैं नहीं चाहती अभी, मुझे मेरा मेंटल स्टेट बहुत हेल्दी You're not चाहिए. ready. सो आई जस्ट वांट कि मैं जैसे अपनी जिंदगी पीसफुल चल रही है तो ठीक है, अगर कोई मुझे टकरा जाएगा तो ठीक है, आई थिंक अबाउट इट. वैसा है. Okay. So उम्मीद लोगों को रखनी चाहिए, लोगों लेकिन को अप्रोच नहीं करना चाहिए. But you are having fun in life. Yeah, You are very much, happy, very much, very enjoying. happy, very content with my life. Not like बहुत बड़े बड़े expectations है अपनी लाइफ से. मैं छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने वाली इंसान हूँ. So Very I'm, nice. Very nice. just मेरी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ. Enjoying So, your yeah. job, Yeah, very much, very much. I'm enjoying with loving your it. Yeah, parents, with yeah. your sisters, Definitely. party sometimes in Loving it. Bangalore. Yeah, I do that. Very nice, very nice. Divya, very best Thank for you always, today, tomorrow, and in your life. Hopefully, you will do very well. आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी, करियर बहुत अच्छा जाएगा. इतना अच्छा आपकी मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस है कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है that you will do very well. And some Prince Charming is waiting somewhere. कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा, and you will have a very good life. you. Thank you so very much. Thank you, sir. It was Thank you. lovely talking to you. Likewise.